अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सईदा दशा बतूर और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ टॉक। हेल्थ टॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम डिफरेंट डिजीज़ को, वायरल इन्फेक्शंस को डिस्कस करते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। और आज हमारा टॉपिक एक ऐसा निहायत अहम और हसास नौयत का टॉपिक है, जो है हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ में आप अपनी कैसी मुतवाज़न ग़िज़ा और प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ पेचीदगियाँ पैदा ना कर सकें इन फ्यूचर। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर हुसैन, जो कि MBBS हैं और MRCP हैं फ्रॉम UK। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि डायबिटीज बेसिकली है क्या? डायबिटीज का लिटरल मतलब जो है वो दो चीज़ों से बना है। डायबिटीज मीनिंग शुगर एंड बीटीज मीनिंग पासिंग थ्रू। ये बेसिकली ब्लड में शुगर के बढ़ने की वजह से डायग्नोस होता है और इसका प्राइमरी कॉज जो है वो ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से ही। अच्छा, तो ये किस उम्र में जो है वो यूजुअली पाया जाता है डायबिटीज? क्योंकि बच्चों में भी अब देखी जा रही है, बड़ों में भी देखी जा रही है, तो यूजुअली किस उम्र में जो है वो वी कैन डायग्नोज डायबिटीज? असल में दो ब्रॉड टाइप्स हैं डायबिटीज़ की, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 लोगों को कम उम्री में भी हो जाता है बदकिस्मती से। उसकी वजह ये होती है कोई सा वायरल इन्फेक्शन इंसान को छू के गुजरता है, जिसकी वजह से उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके अपने लबलबे या पेनक्रियास को डैमेज करती है। उसकी वजह से फिर जो लबलबा है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। तो उस सूरत हाल में मरीज़ को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसकी अपनी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही होती। ठीक है, ये तो है टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज़ में वो भी कम उम्र में भी जो है वो प्रेजेंट कर सकता है, और जो है वो 40-50 साल जैसे उम्र बढ़ती है उसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसमें और टाइप 1 में मेन डिफरेंस ये होता है कि लबलबा इंसान का इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन वो शुगर को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहता। ये मेन फ़र्क रहता है। तो टाइप 2 में ख़ास तौर पे डाइट का अमल दखल है, और बग़ैर दवाइयों के भी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है वो रिवर्स किया जा सकता है, उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलती जा रही है, और अगर हम प्रॉपर जो है वो डाइट और वो प्रिकॉशंस ना लें तो देखा जाता है कि बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है। इस सवाल से क्या बोलेंगे? बिल्कुल, एक अंदाजे के तहत पाकिस्तान में कुछ 3 करोड़ लोग जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हैं, और ग्लोबल रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पे जो है वो आता है जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स पाए जाते हैं। तो एक बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है और एक बहुत तशवीशनाक जो है वो। इज इट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़? बिल्कुल। Really? वक्त के साथ अगर डायबिटीज़ को सही से जो है वो ट्रीट ना किया जाए और मरीज़ उसका ख्याल ना रखे तो बिल्कुल जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। इट्स अ बर्ड आई व्यू दैट इफ वुमेन गेट प्रेग्नेंट तो उसको ये बहुत कर जाता है कि भाई ये ना खाओ डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ऐसा क्यों है कि आप एक तो कंसीव कर चुके होते हैं, आपकी इम्यूनिटी जो है वो उस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होती है? असल में क्योंकि प्रेगनेंसी खुद आपको पता है अपने आप एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। तो उसकी वजह से ख़ास तौर पे डाइट का ख़ास ख्याल रखना जो है वो माँ के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर ख़ास तौर पे जो है वो अगर शुगर कंट्रोल ना रहे तो माँ की अपनी सेहत के लिए और जो होने वाला बच्चा है उसकी सेहत पे भी जो है वो मनफी असरात मरतब होते हैं। व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस वी शुड टेक इन आवर डेली लाइफ फॉर डायबिटीज़? देखें, सबसे ज़्यादा तो ये है कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम से कम रखें। अगर बिल्कुल माइनस कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आप अपनी जो भी खुराक है उसमें प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल करें। सिंपल फार्मूला अगर वन लाइनर आप मुझसे पूछें तो मैं उसको यही जवाब दूंगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो डाइट है या फिर पूरी दुनिया में ओवरऑल जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट भी डोमिनेंट है, आपको पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है वो जो स्टैंडर्ड डाइट जिसका आपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, तो उसमें 70+ जो डाइट बेस्ड है वो कार्बोहाइड्रेट पर है। ठीक है, रिमेनिंग कुछ 10-15% जो है वो फैट आ जाता है, और फिर 10% के आसपास उसमें जो है वो प्रोटीन की कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो इस डाइट में सबसे बड़ा मसला ही ये बुनियादी तौर पे ये है कि जब आपकी डाइट में मेजॉरिटी इनटेक कार्बोहाइड्रेट का होगा तो कार्बोहाइड्रेट टूट के जिस्म में का ग्लूकोज बनाएगा और वो आपको शुगर को कॉज करेगी। तो सबसे बुनियादी मसला जो है हमारी जो है वो स्टैंडर्ड डाइट का वो ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, और उसकी वजह से जो है वो जो इंसिडेंस है डायबिटीज़ का ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में
ये जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला आ रहा है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी तो होते हैं, वो क्या चीज़ है? वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, वो किस बिल्कुल। तरह और ज़्यादा खतरनाक देखिए, है? रिफाइंड शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मिसाल ऐसी है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी शुगर जो है वो इस तरह बढ़ाएंगे, एक पीक आएगा, लेकिन इतना जो है वो ड्रास्टिक नहीं आएगा। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चीनी या कोई सा भी जो है वो आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, वो बिल्कुल जी जो है वो इस तरह की स्पाइक का कॉज करेगा आपकी ब्लड में, और वो फिर जब वो इंसुलिन सिक्रीट करवाएगा, उसकी वजह से ये जो रिकरेंट इंसुलिन स्पाइक्स होती हैं ब्लड शुगर की बढ़ने की वजह से, वो धीरे धीरे जो है वो जिस्म को जो है नुकसान पहुँचाना शुरू करती हैं। और कोई ऐसा जिस्म का ऑर्गन नहीं है जिसको डायबिटीज़ मनफी तौर पे ना अफेक्ट करता हो। अच्छा, दिल, दिमाग, गुर्दा, जिगर, स्किन, आँखें। तो आप कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपकी बॉडी के एक एक पार्ट से। बिल्कुल। तो डायबिटीज को रोकने के लिए करना क्या चाहिए फिर? क्या ऐसी डाइट लें? ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट बता दिया, जी। जो फाइन फाइबर होता है, हाई प्रोटीन फाइबर, इसके हवाले से क्या कहेंगे? फाइबर को लेके भी बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत से लोगों का कहना है, इवन मेडिकल कम्युनिटी में बहुत से लोग कहते हैं कि फाइबर लें तो कब्ज नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन जो है वो इट्स आपको। अ बर्ड आई व्यू इन मेडिकल। जी, लेकिन जो है वो असल में साइंटिफिक एविडेंस है वो उसके खिलाफ है। फाइबर इंसानी डाइट का बुनियादी हिस्सा नहीं है। फाइबर बेसिकली एक इरिटेंट है आंतों के लिए। उसका मैकेनिज्म ही ये है कि जब भी किसी मरीज़ को कब्ज़ होता है किसी भी वजह से, तो फाइबर लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन ठीक जो होता है वो उस वजह से होता है क्योंकि आपकी फिर आंतें जो है वो उस फाइबर की वजह से जो है वो रिएक्ट करती हैं, इरिटेट होती हैं, तो फिर वो स्टूल जो है पास हो जाता है। वो उसका मैकेनिज्म है, ठीक है, बेसिकली। तो फाइबर अपने आप एक इरिटेंट है और बुनियादी डाइट का जो है वो हिस्सा नहीं है। जो लोग फाइबर ले रहे हैं ये समझते हुए कि वो ठीक हैं, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो उसमें कोई जो है वो हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ये बोलूँगा कि आप ऐसी चीज़ ले क्यों रहे हैं जो आपके आंतों को जो है वो इरिटेट कर रही है, सिर्फ कब्ज़ को प्रिवेंट करने के लिए। कब्ज़ ना होने को प्रिवेंट करने के लिए आप डाइट में जो है वो हेल्दी फैट लें। ठीक है। हेल्दी फैट्स आप प्लीज हमारे नाज़रीन को बताएं कि हेल्दी फैट्स बेसिकली होते क्या हैं? हेल्दी फैट्स बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स जो है वो मक्खन में है। मार्जरीन और मक्खन, बिकॉज मिसकंसेप्शन। मार्जरीन देखें फैक्ट्री की पैदावार है, वो सैचुरेटेड नहीं है, उसमें तरह के जो है वो फिर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और वो सैचुरेटेड फैट नहीं होता। असल में फ़ैट की भी थोड़ी सी जो है वो साइंस ये है कि जितना फैट सैचुरेटेड होगा वो उतना जो है वो स्टेबल होगा और उतना जो है वो बॉडी के लिए हेल्दी होगा। ठीक है। मार्जरीन और ख़ासतौर पे ये जो कुकिंग ऑयल जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं उमूमन, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अच्छा। और ये जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि पेयर फूड्स जो है, एक टेक्निक आ गई है पेयर फूड्स लाइक कार्ब्स विद प्रोटीन, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो है वो प्लांट प्रोटीन जो है वो तो इंसान की जो है बुनियादी ग़िज़ा एक है, लेकिन जो है वो उसके साथ कार्बोहाइड्रेट आप क्यों लेना चाह रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इंसान की बुनियादी ग़िज़ा नहीं, ये थोड़ा सा आपको अनअवॉइडेबल, बिल्कुल एक वाली बात आपकी ठीक है, अनअवॉइडेबल तो हो जाता है, लेकिन ये है कि जो चीज़ देखें इंसान की नशोनुमा के लिए ज़रूरी नहीं है, उसको इंसान को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप या कोई भी इंसान अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल एक्सक्लूड कर ले, बिल्कुल ना ले, सिर्फ प्रोटीन ले और फैट ले, वो उसकी जिस्म में जो है वो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और इन केस अगर उस सिनेरियो में जिस्म को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत अगर पड़ी भी, तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो है वो कार्बोहाइड्रेट को बना लेगी। ये लिवर की कैपेसिटी होती है नेचुरली इंसान में। सही, तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ अभी शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं हम डायबिटीज़ में कौन सी प्रिकॉशंस और डाइट लिए जाएं कि हम बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाएं। सवाल से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कार्ब्स की बात कर ली, रिफाइंड कार्ब्स की बात कर ली, ये बताइए कि प्रोटीन में प्रोटीन हमारे नाजरीन को बताएं कि रोज़मर्रा की लाइफ में क्या ऐसा है जो लेके हम बेहतर फील कर सकते हैं, शुगर के पेशेंट खास तौर पर? लेकिन जहाँ तक प्रोटीन का ताल्लुक है तो हर किसी को एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है। जैसे कि बड़े का गोश्त, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त,
चिकन रेड मीट नहीं कहलाता, लेकिन कोई अगर लेना चाहता है तो ले ले, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रेड मीट से कम है सही है। बनस्बत, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्रोटीन जो प्लांट बेस्ड होता है उसके साथ मसाइल कुछ इस तरह के हैं कि वो एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में बहुत कम होता है बनस्बत एनिमल सोर्स के, और उसको जिस्म हमारी जो आते हैं वो नेचुरली सही से एब्जॉर्ब कर भी नहीं पाती हैं। यानी कि जितनी उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू आप पेपर पे जो है वो पढ़ें कि जो है वो उसमें इतने % या इतने ग्राम प्रोटीन है, लेकिन हमारी आंत जो है वो उसको सही से एब्जॉर्ब करने की जो है वो सलाहियत नहीं रखती। सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल एक टर्मिनोलॉजी होती है कि एनिमल का कोई भी जो है वो चीज़ आप खाएंगे वो सबसे ज़्यादा जो है वो आंत उसको आसानी से एब्जॉर्ब करेगी और फिर वो जाके जिस्म को न्यूट्रिशन पहुंचाएगी। ये बात साइंस से साबित है। बट देखिए जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें जो है वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक गरीब बंदे के लिए जो है वो अगर देखा जाए तो रोज रोज के बेसिस पे गोश्त खरीदना या हफ्ते में भी गोश्त खरीदना थोड़ा मुश्किल है। जी, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है। सेकंड ऑल्टरनेटिव देखें ये आ जाता है कि इंसान अंडे खाए। अच्छा जी, उसमें तादाद की भी कोई पाबंदी नहीं है। आप खाना चाहें तो आप दिन में जो है वो 10 से 12 अंडे खा लें। ग्रेन्स देखें वंस अगेन वो प्लांट बेस्ड है, वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं है जितनी जो है वो एग्स और उसकी खासतौर पे रेड मीट की है। उसको आंतें सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, बल्कि उल्टा ग्रेन्स में जो है कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो फिर आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद जिस्म को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, तो नाजरीन ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए प्लीज़। अगर आप गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ आप दालों की तरफ मत जाइए, क्योंकि दाल में इन्होंने बताया कि समहाउ इट्स नॉट रियली हेल्दी फॉर योर बॉडी, बट व्हाट वी रियली नीड टू डू, आप जो है वो अंडे खा सकते हैं। अंडे हम लोग सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं और उसमें कोई तादाद की भी जो है वो लिमिट नहीं है कि 1 2 या 2 खाएं, आप खा सकते हैं जितने खा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे बताएं कि वी हैव टू लिमिट अवर शुगर लेवल, ठीक है, क्योंकि आपकी डायबिटीज़ जो है वो डायरेक्टली इससे है। ये बताइए कि अगर तब भी बहुत दिल कर रहा है, बहुत दिल चाह रहा है कि नहीं खाना है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम यूजुअली ले सकते हैं? फ्रूट्स आर ओके टू हैव दिस, कि फ्रूट्स हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ उसमें शुगर है तो इवेंचुअली तो वो जाके ग्लूकोज ही बनाएगी, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ बिल्कुल बहुत दिल चाह रहा है, कई दिन गुजर गए हैं खाने के लिए चाहे, तो एक टाइम थोड़ा सा फ्रूट ले रहे हैं आप। कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें जो है वो शुगर लेवल बहुत कम है और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा, जो आप अपने जो है पेशेंट्स को बोलेंगे कि नहीं ये आप मत लीजिए? नहीं, ऐसा तो कोई फ्रूट नहीं है जिसमें शुगर ना हो। ज़्यादातर जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें 80 to 90% वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो तभी जो अगर आपको क्रेविंग हो भी रही है शुगर की, मिठास की, तो आप चंद खजूर ले लें, कोई एक फल कोई एक टाइम ले लें। अच्छा। लेकिन जितना आप उसको जो है वो मामूल का हिस्सा बनाएंगे तो वही मसला आ जाएगा कि वो शुगर स्पाइक्स आएंगी, इंसुलिन स्पाइक आएगी और आपकी ओवर टाइम जो है वो आपको नुकसान देगी। ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैट्स क्या चीज़ होती हैं? देखिए, ट्रांस सैचुरेटेड का वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि फैट जितना सैचुरेटेड होगा उतना जो है वो जिस्म के लिए हेल्दी होगा, ठीक है। अच्छा। वजह यह है कि सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जो कार्बन टू कार्बन चेन चल रही होती है कार्बोहाइड्रेट में, उसमें मज़ीद जो है वो बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं होती, ठीक है। सही है। तो वो मॉलिक्यूल अपने आप स्टेबल होता है, वो जिस्म में जाके जो है वो मज़ीद ब्रेक डाउन होके किसी भी स्ट्रेस की वजह से मरीज़ को या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे कि ये कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, प्लांट किंगडम में जितनी भी वो हैं ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स कहलाते हैं, वो अनसैचुरेटेड होता है। अच्छा। तो वो जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट के मजीद जो है वो डिग्रेड होता है और फिर वो जिस्म में जाके जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, वो जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। सिर्फ एक वैरायटी है कोकोनट ऑयल की, फूड ग्रेड वैरायटी का कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करता है तो वो सैचुरेटेड है। अदरवाइज जितने भी सीड ऑयल्स हैं आपके पास मार्केट में वो सब अनसैचुरेटेड हैं, उसमें खाना पकाना नहीं चाहिए। इवन ऑलिव ऑयल? इवन ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड है लेकिन है अनसैचुरेटेड। अच्छा, ठीक है, सही। ये बताइए कि स्ट्रेची वेजिटेबल्स, कौन से वेजिटेबल्स लें हम लोग अपने यूजुअल लाइफ में, खासतौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट, कि वो मजीद हेल्दी फील कर रहे हैं? नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल्स लेने ही नहीं? वेजिटेबल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। वेजिटेबल्स में देखें, जो लोग वेजिटेबल्स ले भी रहे हैं वो शायद ये समझ के ले रहे हैं कि ठीक है फाइबर मिल जाएगा भाई। हाँ, लेकिन फाइबर का कॉन्सेप्ट देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर लेना जो है वो मुनासिब नहीं है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो आंतों को इरिटेट करके आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ दे रही है, उससे बेहतर ये है कि आप कोई ऐसी ग़िज़ा लें जो कॉन्स्टिपेशन करवाई ना,
ठीक है, आप हेल्दी फैट्स लेते हैं, उसमें जो है वो मक्खन आ जाता है, उसमें जानवर की अपनी जो चर्बी होती है वो आ जाती है। आप वो लें, उससे आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल लाइफ लग रही है डायबिटीज के पेशेंट की, वेजिटेबल्स उनके लिए खतरा है, आप कह रहे हैं पल्स भी जो है वो समहाउ होता है, योगर्ट ले सकते हैं, योगर्ट राइट? ले सकते हैं, बिल्कुल। योगर्ट आप ले सकते हैं, दूध ले लें, दूध से ज़्यादा जो है वो, जैसे कि ये खमीर शुदा दूध जो होता है, फर्मेंटेड मिल्क, जी जी, जिसमें दही आ गया, पनीर आ गया, बटर मिल्क ले लें, बटर मिल्क ठीक इज है। ओके। जब भाई लस्सी भी ले सकते हैं आप लोग, जी। लेकिन प्लीज ये बोल रहे हैं कि किसी भी तरह के आपको सैचुरेटेड फूड्स की तरफ नहीं जाना, खुदारा आप नहीं, अनसैचुरेटेड फूड की तरफ नहीं जाना, और बहुत जो है वो अपनी जिंदगी को आसान बना के चलना है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो दालें खा लूँ, मैं वेजिटेबल खा लूंगा, वो आपकी जो है वो बॉडी पे गलत असर डालेंगे, राइट? अच्छा ठीक है, ये तो हमने सारी बात कर ली है, आपको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। ये बताइए कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो एक डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ये बताइए कि स्ट्रेस और डायबिटीज का ताल्लुक क्या है? बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, असल में दो ही चीज़ें हैं जो किसी भी डायबिटिक पेशेंट में या फिर इन जनरल किसी भी इंसान में ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाएंगी। एक है कि वो बाहर से जो है कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स ले रहा है, और दूसरा है स्ट्रेस। अच्छा जी, किसी किस्म का जो है वो स्ट्रेस जो है वो कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो फ्लाइट एंड स्ट्राइव सिचुएशन में काम आते हैं, तो वो उनको बढ़ा के फिर इवेंचुअली शुगर बनाता है। अच्छा। तो स्ट्रेस का जो है वो स्ट्रेस का ना होना जो है वो, ये बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट बात है डाइट के अलावा, कि इंसान जो है वो स्ट्रेस अवॉइड करे और जो है वो एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाए जिसमें जो है वो उसको ज़्यादा स्ट्रेस के थ्रू। Stress free life today's world is really difficult. बिल्कुल। How to do that? Like we cannot eliminate our stress life. So what should we do? मैनेज करना How पड़ेगा। to manage that? एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ा सा वॉक करें, सुबह जल्दी उठें, एक प्रॉपर रूटीन में मेंटेन करें। सही, आप कह रहे हैं सुबह आप जल्दी उठें, एरोबिक्स करें, राइट? योगा कर लें, एरोबिक एक्सरसाइजेज करें, सुबह की जो है सुबह जल्दी जो है वो उठ के सुबह थोड़ा सा वर्कआउट कर सुबह लें। क्यों जल्दी उठने पे फोकस है? सुबह में एक नेचुरल एक रिदम जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है जिस्म का, कि आपकी बॉडी इन ट्यून होती है वो सारे बेनिफिट्स को सही से यूटिलाइज करने में। अच्छा, एक इंसान जो सुबह नहीं उठता वो उसकी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं हो सकती जो इंसान जो है वो उस पर अमल कर रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि एक हेल्दी लाइफ बताइए डायबिटीज के पेशेंट के लिए कौन सा जो है वो रूटीन फॉलो करे, कि सुबह कब उठे, रात में कब सोए, क्या क्या खाना ले उस दौरान, वो पूरी रूटीन में जानना चाहूंगी अपने डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। असल में हर किसी को किस टाइम पे सोना चाहिए वो तो मैं इंडिविजुअली नहीं बता सकता। मैं जनरल प्रिंसिपल मैं देता हूँ कि कोशिश करें कि जो दिन का आखिरी खाना है वो सोने से 3 से 4 घंटे पहले खा लें, ठीक है, और 11 बजे के बाद जो है वो ना जागें। सुन्नत नबी आप पूरी फॉलो करें, सही है, ठीक है। सुबह जल्दी उठना है, आपको योगा करना है, वॉक करनी है। वॉक कर लें, वॉक से बेहतर है कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, जैसे कि सिटअप्स करना, पुशअप्स करना, डंबल्स उठाना, मसल बिल्डिंग जो है वो जिम करें। हाँ, जिम करें, ठीक है। लेकिन जो एक बूढ़े इंसान के लिए हम सोचें तो जिम जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो अपने आप को ऑलरेडी इतना वीक फील करने वाले तो खैर कैसे कर लेंगे? यूएस वाले में लोग जो है वो बाद की उम्र में जो है वो मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल चलें, अगर बहुत एक्सट्रेनियस वो नहीं कर सकते तो लाइट एक्सरसाइज ही कर लें एटलीस्ट। सही है, ठीक है। मॉर्निंग वॉक इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपने मसल्स को बिल्डअप करिए, क्योंकि आप जो है वो ऑलरेडी आप इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जी शुगर में, और वक्त के साथ क्योंकि हमारा मसल मास अपने आप कम भी हो रहा होता है, और मसल मास कम होने की वजह से भी जो है फिर ख़ास तौर पे ओल्ड एज में बार बार इन्फेक्शन होना, कमज़ोरी होना, ये चीज़ें जो है वो काफ़ी नॉर्मल। जी तो जवानी में अगर आप मसल बना लें तो इंशाल्लाह आपको बुढ़ापे में का काम देगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, हमारे नाज़रीन इस चीज़ पे फोकस करें। ये बताइए कि अब ठीक है, आपने जो है वो शुगर डेवलप कर ली है, एक बंदे में शुगर आ गई है, शुगर के साथ साथ अब आपको ज़िंदगी भी गुजारनी है। अर्ली इन द मॉर्निंग आपने उठना है, एक्सरसाइज करनी है, रात में जल्दी सोना है, 4 घंटे पहले खाना खाना है। रेगुलर बेसिस पे क्या करें, कौन सी ऐसी मॉनिटरिंग करें अपने साथ कि आपकी शुगर ना तो हाई और ना ही लो? हाँ, एक बात जो उसमें रह गई रात के सोने के साथ वो ये है कि दिन में आप कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा खाना ना खाएं। 3 दफ़ा खाना खाएं, ठीक है। मैक्सिमम ये कि 3 दफ़ा, आइडियली तो देखें 2 दफ़ा से ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इंसान को। और जब भी खाना खाए, बड़े नाश्ता कर रहा हो वो भले पेट भर के खाए, हाँ बिल्कुल। पोषण डाइट जो होती है, नहीं,
असल में पोर्शन डाइट का मसला जो है वो लिंक वापस से कर जाता है कार्बोहाइड्रेट से। बिल्कुल घूम फिर के बाद जो है वो आ जाती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, मसला ये होता है कि देखें कार्बोहाइड्रेट एज अ फ्यूल सोर्स जो है वो जिस्म के लिए, बॉडी के लिए, हमारी नरिशमेंट के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल। तो क्योंकि वो सही से आपको नरिश नहीं कर पाता तो आपको जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है कि हर 4-6 घंटे पे जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट फिर से वही लें। ठीक है, एक टाइम रोटी ले ली तो दूसरे टाइम जो है वो चावल लें, उसके साथ जो है वो आप दाल लें, सब्जी लें। तो इसका ड्रॉबैक ये है ऐसी डाइट का कि उसमें बार बार आपके जिस्म को एफर्ट करनी पड़ी होती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो आप जितना जो है वो अपने मैदे को आराम देंगे, अपने लबलबे पे उनको जितना जो है वो आप टाइम देंगे ऑफ डाइट, ठीक है, उतनी आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी होगी। अच्छा। हर 4-4 घंटे, हर 5-5 घंटे पे खाने से जो है वो आपके मैदे पे, आपके लबलबे पे जो है वो स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा खाएं मैक्सिमम, और जब भी खाएं पेट भर के खाएं, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करें, कम से कम रखें, प्रोटीन और फैट जो है ज़्यादा रखें। सही है। ये बताइए कि रेगुलर मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने रेगुलर जो है वो शुगर लेवल चेक करना है, तो मिसकंसेप्शन है कि वाकई ही चेक करना है? नहीं, तो जरूरत तब पड़ती है ना कि जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हो। अच्छा, आप कहने कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप लेंगे नहीं तो फिर शुगर लेवल भी चेक करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। अच्छा। अगर आप जो है वो अंडे ले रहे हैं, आप गोश्त ले रहे हैं, आप मक्खन ले रहे हैं, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ना होने के बराबर है, ठीक है, तो आपको जो है वो शुगर मॉनिटर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शुगर हो गई हो और आप डाइट स्विच कर रहे हो, हाँ, आपको इनिशियली जो है वो अपनी शुगर देखनी पड़ेगी, लेकिन आप जो है वो ये तसल्ली रख लें कि आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं फिर इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। क्योंकि आपने मेन उसका जो अंडरलाइंग कॉज है उसको आपने ट्रीट कर लिया ना। बिल्कुल ऐसा ही। गुफ्तगू मजीद चलती रहेगी लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। व्यूअर्स खुशामदीद। हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से, डाइट हमने डिस्कस कर ली है, प्रिकॉशन भी समहाउ डिस्कस कर दिए। कुछ अगर प्रिकॉशंस रह गए तो प्लीज़ वो बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या क्या हमने ये कर दिया है कि आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कार्ब्स फ्री डाइट लेंगे। सही है। इसके अलावा आपने बोला कि वॉक करनी है, वॉक आपके लिए बहुत। फुट केयर का क्या सीन है? अक्सर वो बेशतर देखा जाता है कि नहीं चोट ना लगे, हील नहीं होगी, क्या ये जो है वो इस चीज़ देखिए, जिनको एडवांस्ड डायबिटीज़ है, सालों से है और पुअरली कंट्रोल्ड है, ठीक है, दवाइयों के साथ या डाइट के साथ, तो उनके साथ ही मसला है कि उनको हल्की फुल्की कहीं पे भी चोट लग जाए वो फिर जख्म उनका हील नहीं हो पाता। क्यों? सेल बनना बंद हो जाते हैं या सेल की नशोनुमा कम होती है? असल में शुगर की वजह से फिर, क्योंकि अपना जिस्म का अपना जो निज़ाम है जिस्म को हील करने का, डेड सेल्स रिमूव करने का, वो इम्पेयर हो जाता है डायबिटीज़ में। तो उसमें ख़ास तौर पे जो है वो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि इंसान को जो है वो जो भी कहीं भी कोई भी चोट लगे उसकी प्रॉपर जो है वो ड्रेसिंग हो, अगर उस नौयत का है उसका ख़ास ख्याल रखे कि वो जो है वो ड्राई रहे वो जगह, और उसको मज़ीद जो है वो किसी इंजरी या ट्रॉमा से बचाया जाए। Yes, अच्छा, आप कह रहे हैं 3 टाइम्स अ मील आप प्रॉपर अपनी फुट केयर करें, चाहिए अगर आपकी जो है वो पुअरली कंट्रोल रही है शुगर। इसके अलावा आपने जो है वो अपनी रूटीन लाइफ बहुत अच्छी करनी है। ये सारे प्रिकॉशंस थे, हमने आपको डाइट भी बता दी। डॉक्टर साहब ये बताएं, हज इज़ अराउंड द कॉर्नर, हज बिल्कुल करीब है, तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, क्योंकि हर मुसलमान का यही वो होता है कि लाजमी हज का फरीज़ा अदा कर दें, डायबिटीज़ के मरीज़ कौन कौन सी प्रिकॉशंस और डाइट लें हज के दौरान कि उनका हज खुश उसलूबी के साथ पूरा हो जाए? देखिए, उनका भी कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, उनको भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम से कम लेने हैं, अपनी जो है वो शुगर को मॉनिटर करना है। अगर वो दवा पे दौरान जो है वो कार्ब्स फ्री डाइट लेना इट्स बिट डिफिकल्ट, क्योंकि वो तो वहाँ पे एक किस्म का खाना ले लेते हैं एंड यू हैव टू ईट। हाँ, उसमें देखें फिर परहेज़ करना होगा उनको कि जो है वो उनको ख़ास तौर पे जो है वो कोई ऐसी डाइट हज पे या फिर इन जनरल ट्रैवलिंग में जो है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो होती हैं कि इंसान जो है वो आइडियली वो जो ग़िज़ा नहीं ले सकता जो उसकी बीमारी के लिहाज से अप्रोप्रिएट हो, लेकिन कोशिश देखें वही करनी चाहिए कि वो हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट ले। जो नॉर्मल रेगुलर जो परहेज़ है वो उसमें भी है, हज में भी होगा। और अगर वो जैसे कि दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयाँ टाइम से लें, अपनी शुगर मॉनिटर करें, बस यही है। ठीक है। और हज में चलना बहुत पड़ेगा, मेना में जाहिर सी बात है चलना, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि चलने की हिम्मत भी जो है वो अब उसमें शुगर लो होने का तो ज़्यादा अंदेशा लोगों को हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जैसे कि इंसुलिन ले रहे होते हैं, खाना सही से प्रॉपर्ली उन्होंने नहीं लिया होता है, तो फिर वो इंसुलिन वो लेके जो है वो अगर वो करें, इबादत करें, तो फिर वो उनकी शुगर पे लो होने का खदशा होता है, जो भी, और वो भी खुद ख़तरनाक है।
ये है। अच्छा। तो मॉनिटरिंग खास तौर पे उसका खास ख्याल रखें अच्छा, मैं कि अगर तो आपकी चने शुगर लगते हैं अगर नॉर्मल रह रही हो खाने से पहले जो शुगर देखी जाती है, तो अपनी इंसुलिन डोज को एडजस्ट कर लें, 2 से 4 यूनिट जो है वो कम कर लें इस तरह। अच्छा, व्हाट इज रियली डेंजरस, हाई शुगर और लो शुगर? देखिए, लो जो है वो ज़्यादा खतरनाक है ऐसे उसमें सिनेरियो में, क्योंकि लो शुगर फिर जो है वो खुदा सा दिमाग पे असरअंदाज होकर जो है वो गुरूदगी और जो है वो कर सकती है। तो वो कोमे की तरफ चल जाती है अगर बिल्कुल। आप जो है वो कोमा कर देते हैं। जी जी। अच्छा, ब्रेक के दौरान जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने पूछा था कि उनका 13 साल का भांजा है और उसको जो है वो हाई शुगर रहती है। जी जी। 13 साल के बच्चे का क्या स्ट्रेस से ताल्लुक है? देखिए, स्ट्रेस तो हर किसी के, यानी कि आज बच्चों में भी जो है वो स्ट्रेस है, पढ़ाई का, दूसरी चीज़ों का, माहौल का असर है। लेकिन मेन देखें उनका भी मसला घूम फिर के वो आएगा कार्बोहाइड्रेट पे, कि डाइट में जो है वो बाहर का खाना होगा, जंक जो फूड होगा। प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, दैट इज रियली बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीज़ें हैं। टाइप 1 का थोड़ा सा मसला पेचीदा इस वजह से है कि उसमें क्योंकि लबलबा खुद इंसुलिन ही बना रहा होता, तो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की ज़रूरत तो पड़ेगी टाइप 1 में। उसमें अगर जैसे कि आगे रिसर्च का जो है मरहला है, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है कि मरीज़ इंसान का अपना लबलबा या फिर कोई दूसरा जो है वो सेल जो है वो अगर इंसुलिन बनाने के काबिल हो जाए, तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। लेकिन वो चीज़ फिर आप थोड़ा सा जो है उसके डेवलपमेंट स्टेज पर। कंफ्यूजिंग कि मतलब छोटा सा बच्चा है, स्ट्रेस भी इतना नहीं होता है, यूजुअली पैदाइशी के बच्चों में भी देखा जाता है। कॉज मेडिकल सिर्फ यही कह रही है कि स्ट्रेस है और कोई भी कॉज नहीं है। असल में स्ट्रेस भी एक बहुत ब्रॉड बेस्ड टर्मिनोलॉजी है। कोई भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो, वो भी जिस्म के लिए स्ट्रेस है। और ऐसे में जो है में कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो बज़ाहिर जो है वो ऐसे पेचीदा ना नज़र आ रहे हों, लेकिन वो जिस्म के किसी ऑर्गन को, और इस केस में जो है वो लबलबे को वो डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है वो मरीज़ इंसुलिन बनाने के काबिल नहीं रहता। कोई क्योर नहीं है इसका, ठीक है, एहतियात कर ली, डाइट कर ली जी। कोई मेडिकल ने जो है वो अब तक इसका इलाज का क्योर नहीं निकाला है। देखिए, टाइप 1 का तो अभी फिलहाल यही है कि कम डोज में ही सही, लेकिन इंसुलिन लेनी है। अच्छा, टाइप 1 का जहाँ तक वो खत्म है, हो जाएगी इस वजह से। टाइप 1 में लेना ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन सिर्फ जो है वो शुगर को कंट्रोल नहीं करता। इंसुलिन के बहुत सारे जो है वो रोल्स होते हैं। इंसुलिन प्रोटीन, फैट और उसके लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। तो उसमें टाइप 1 में बदकिस्मती से जो है वो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट मरीज़ को पड़ती ही पड़ती है। टाइप 2 का डाइट से और उसके वक्त के साथ जो है वो रिवर्सल मुमकिन है, लेकिन टाइप 1 में अभी जिस नैच पे इंसानियत ने जितनी तरक्की की है, उसमें अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अनकरीब आती है कि उसमें मरीज़ फिर से इंसुलिन बनाना शुरू कर दें, तो वो उसको जो है वो फिर बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह दुआ करें कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास जरूर आएगी। ये बताइए कि यूजुअली देखा जाता है जिनको शुगर उनको बीपी भी होता है, डायरेक्टली लिंक्ड है, वजह क्या है? लिंक्ड है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो लिंक है इसका, बिल्कुल सही है। असल में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेने की वजह से, जैसे मैंने कहा कि इंसुलिन बार बार सिक्रीट हो रहा होता है, और इंसुलिन का एक काम होता है जिस्म में नमकियात को गुर्दे के थ्रू एक्सक्रीट ना करवाने देना। अच्छा, ठीक है। तो इसकी वजह से जब नमकियात जिस्म में जो है वो बढ़ जाते हैं, सोडियम जिस्म में जो है बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से फिर मरीज़ को ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये उसका लिंक है। सही है। तो इसमें एहतियात क्या करनी है, क्योंकि आप एक तरफ बीपी की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, दूसरी तरफ अपना जो है वो शुगर भी जो है वो लेके साथ चल रहे हैं, ये तो बड़ा जो है वो रिस्की पेशेंट है। बिल्कुल, देखिए इलाज तो बेसिकली अंडरलाइंग वही है कि आपने जो है वो अगर हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट लेंगे तो आपके जिस्म में, आपके ब्लड में इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगी। जब इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगी तो आपका जो गुर्दा है वो गैर इजाफी नमकियात जो है वो जिस्म से एक्सक्रीट कर देगा और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होगा। अच्छा, यूजुअली ये भी देखा जाता है कि कोई अगर मतलब एक्सीडेंट हो गया या कोई ट्रॉमे में आपके पास पेशेंट आता है, सबसे पहले डॉक्टर पूछता है देखो कोई शुगर तो नहीं है या बीपी तो हाई नहीं है। क्या शुगर वाले पेशेंट्स को क्योर करना या ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है? देखिए, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल मरीज़ को ट्रीट करना या फिर उसको सर्जरी की तरफ लेके जाना जो है वो आसान होता है। शुगर के मरीज़ों में जो है कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनज़र रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो है वो जो एक फ़िटनेस का जो एक वो है क्राइटेरिया है वो उसको पूरा करना ज़रूरी है। ये चीज़ होती है। शुगर के पेशेंट्स को बीमारियां जल्दी हिट कर लेती हैं, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जिसका खदशा ज़्यादा होता है?
बहुत सी बीमारियां हैं, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिस्म का जो शुगर के से ना इफेक्ट हो। यूजुअली कौन सी बीमारी देखी जाती है? देखिए, दिमाग की जो बीमारियां हैं, याददाश्त का मसला, अल्जाइमर्स का आपने नाम सुना होगा। अल्जाइमर्स को अब टाइप 3 डायबिटीज़ कहा जा रहा है। व्हाट? टाइप 3 डायबिटीज़, बिल्कुल। तो जो वो डिमेंशिया है वो क्या इसका पार्ट है? क्योंकि डिमेंशिया में तो आप जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुकी होती है आपकी। हाँ, वक्त के साथ, क्योंकि फिर ब्रेन जो है वो स्टडीज़ ने ये देखा है कि ब्रेन ग्लूकोज को एनर्जी के लिए क्योंकि यूटिलाइज नहीं कर पा रहा होता, और ग्लूकोज जो है वो ब्रेन तक पहुंच नहीं पा रही होती शुगर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो इसकी वजह से ब्रेन का साइज कम हो जाता है, दिमाग सिकुड़ जाता है। अल्जाइमर्स का, हाँ, अल्जाइमर्स का बेसिकली मैकेनिज्म ये है कि अगर जो है वो किसी का MRI करवा के देखा जाए दिमाग का, तो दिमाग सिकुड़ जाता है। टाइप 3 डायबिटीज है। बिल्कुल। और आप ये देखें कि ब्रेन 70% जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। मेडिकल कम्युनिटी में ये बड़ा चर्चा होता है कि कोलेस्ट्रॉल कम करें, कोलेस्ट्रॉल कम करें, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। बिल्कुल। ब्रेन, आप खुद एक चीज़ लॉजिकल भी तो समझ में आ रही है, एक ऑर्गन जो 70% कोलेस्ट्रॉल है, क्या उसको अच्छी नुकसान के लिए कोलेस्ट्रॉल या फैट नहीं चाहिए होगा? डेफिनेटली उसको चाहिए होगा ना। लेकिन हम जो है पीछे पड़े रहते हैं। दिमाग का ख्याल रखें, दिल का ख्याल रखें। दिमाग का ख्याल रखेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो दिल का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। नहीं, असल में हाँ, मैं ये चाहता कि ये इसी पे मैं अगली बात का वो कर लूँ। देखें, कोलेस्ट्रॉल को लेके मिसकंसेप्शन जो हैं, दिल के डॉक्टर्स हों, आम इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, उनको जो है वो ये एक तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया गया है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो दिल की शरीर में जाके जमा हो जाता है और वो फिर हार्ट अटैक करवाता है। ये बेसिकली उनको पढ़ाई गया, साइंस इस तरह है नहीं। असल में जो मैकेनिज्म हार्ट अटैक का वो ये है, या जो दिल की शरीर जो बंद होती भी है हार्ट अटैक की वजह से, उसमें कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन सिर्फ 0.2 to 0.7% होती है। अच्छा। सिर्फ 0.2 to 0.7%। उसमें जो बकिया मवाद होता है वो इम्यून सेल्स का होता है, कैल्शियम का होता है, मसल सेल्स का होता है। एक जिस्म जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स के, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में बहुत से वो सेल्स रिलीज करती है जो जाके दिल की शरीयान को बंद करती है। उसमें कोलेस्ट्रॉल का होना ना होने के बराबर है। 0.2 to 0.7% क्या है? हाँ, तो ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है वो आपको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। प्लीज़ कार्ब्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। इसके अलावा आपको जो है वो बहुत हेल्दी लाइफ जीनी है। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत वक्त कम रह गया है। नाजरीन को कोई एक ऐसा मैसेज, डायबिटीज़ के पेशेंट को ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे? यही कि जो है वो हाई प्रोटीन डाइट लें। गोश्त अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसको रोज़मर्रा जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। कितना गोश्त? मतलब लोगों को जैसे वो 1-1 किलो गोश्त बैठ के खा रहे होते हैं। एक वक्त में खाना चाहें खा सकते हैं, 1 किलो बस बशर्त ये कि आप उसको हेल्दी फैट में जो है उसको पका रहे हो, जैसे कि मक्खन में आपने जो उसको पकाया हो, कोकोनट ऑयल में एग्जैक्टली, और घी में आप जो है उसको वो कर सकते हैं। स्टेक तो बनता ही उसमें मक्खन में, बिल्कुल ऐसा ही। एक वक्त में आप 1 किलो वो खाना चाहें, स्टेक खाएं, बिल्कुल खाएं। अच्छा, दैट इज रियली हेल्दी। हाँ, सही है। एक वक्त में आप बिल्कुल पेट भर करके आप खा सकते हैं बगैर किसी उसके गिल्ट के। सही। ये तो डाइट के हवाले से आपने जो है वो मैसेज दिया है। प्रिकॉशंस प्लीज बता दीजिए। देखिए, प्रिकॉशंस भी जो है वही हैं। आपको जो है वो अपनी डाइट जो है वो फिक्स करनी है, कार्बोहाइड्रेट माइनस करना है, कम से कम रखना है आपको कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म की बुनियादी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं, फैट से दुश्मनी नहीं करनी। कोलेस्ट्रॉल का जो गलत कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमागों से जो है वो कर दें। साइंस ने और रिसर्चर्स ने वो चीज़ जो है वो गलत साबित कर दी कि कोलेस्ट्रॉल का भी एक रोल है। ठीक है, सही है। तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के इश्तराक से जो है वो प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। प्रोग्राम का लुब्बे लबाब मैं आपको ये बताऊंगी, प्लीज़ अपनी जो है वो हेल्दी डाइट रखिए, कार्ब फ्री डाइट लेनी है आपको। जो है ये मिसकंसेप्शन है कि आपने जो है वो कोलेस्ट्रॉल की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो 70% कोलेस्ट्रॉल से जो है बना हुआ है। कोलेस्ट्रॉल भी लेना है आपको, कार्ब फ्री डाइट लेनी है, हेल्दी फैट्स लेने हैं। प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को खुदारा बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाइए ताकि आप अच्छी ज़िंदगी जिए, क्योंकि सेहत है तो आपकी ज़िंदगी है। इस मैसेज के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। अगले हफ्ते लाजमी देखेगा हेल्थ टॉक।